नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आईएसआईएस खुरासान नाम के खूंखार आतंकवादी संगठन ने हमला किया है और इस आतंकी हमले में अभी तक आपको बताएं जो खबरें आ रही हैं, लोग मारे गए हैं जिसमें अमेरिका के मरीन कमांडो भी हैं और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। यहाँ तक आपको बताएं, अभी तक अफगानिस्तान के लोग केवल इसी चिंता में थे कि तालिबानी आतंकवादियों ने जो कब्जा किया है वहां सत्ता को हटाकर खुद सत्ता में बैठकर सरकार बना दिया। उन्हीं से लोग दहशत में थे क्योंकि उन्होंने जो बैठते ही सत्ता में आते ही कब्जा करते ही जो कानून बनाए, उन्होंने कहा कि अब इस देश में शरिया का कानून चलेगा और उसमें उन्होंने आदेश दे दिया कि कोई महिला स्कूल नहीं जाएगी और आदि आदि जो कानून बनाए उन सब चीज़ों को लेकर 9-9 साल की बच्चियों को घरों से खींचकर ये तालिबानी आतंकवादी ले जा रहे थे। इसको देखकर पूरे देश में एक दहशत का माहौल बना कि ये जो तालिबानी आतंकवादी हैं आखिरकार ये पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। और भारत तो पहले ही ये इनपुट्स भारत के पास आ चुके थे। हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी ने बाकायदा इसको बताया था कि 1 साल पहले से उनके पास पूरी एक्टिविटी इनकी थी जिसमें ये उन्होंने बताया कि ये जो तालिबानी हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर भारत के कश्मीर में फिर से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं, फिर से एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और इसको लेकर हमारे सीडीएस विपिन रावत उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमको इनकी सारी जानकारी है, हमारी पूरी तैयारी है। और मोदी सरकार की जो नीति है, हमने देखा है कि मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कई बार इस बात को रखा है कि आतंकवादी गुड या बैड नहीं होता। जिस तरह से हमारे भारत में भी बहुत सारे लिबरल और वामपंथी लोग ये बोलते आए हैं कि साहब वो आतंकवादी ऐसा थोड़ा ही है, वो गुड है बैड है, इस तरह की बातें विपक्ष भी करता है। और दुनिया के कई देशों ने इसको कहा है कि तालिबानियों के मामले में जैसे देखिए कि अमेरिका अभी तक इस तरह की बातें कर रहा था जैसे तालिबानी आतंकवादी ना होकर के कोई राजनीतिक पार्टी है और एक को हटाया दूसरे को सत्ता दे दी। तो इस तरह की बातें कर रहे थे कि ये देश का इनका अपना इंटरनल मैटर है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम जो आतंकवाद है इसके खात्मे के लिए अंतिम क्षणों तक लड़ेंगे और दुनिया से आतंकवाद को मिटाना है। इस मुद्दे पर दुनिया के सारे देश जब भी कभी चर्चा होती है, चाहे यूएन में होती हो, ये इकट्ठे होकर यही कहते हैं कि दुनिया से आतंक को मिटाना है। जब दुनिया से आतंक को मिटाना है तो दुनिया के देश आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई मिलकर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं वो भारत की बात को एग्री करते और भारत का साथ देते हैं? भारत जब आतंक के मुद्दे पर बोलता है तो भारत को अलग थलग छोड़ दिया जाता है कि ये तो भारत का मामला है। ये भारत का मामला कैसे हो सकता है? एक यदि खूंखार जानवर यहां भारत में कभी कोई पनप रहा है, कल को वो दूसरे देश में भी जाएगा, फिर वो बच्चे पैदा करेगा और इससे बीमारी बढ़ेगी। वायरस है। जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, वो चीन से चला, कहां गया, कैसे गया, ये नहीं कि ये चीन का वायरस है तो चीन में ही हमला करेगा। नहीं साहब, वो पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया। ठीक इसी तरह आतंकवाद नाम की जो बीमारी है, ये वायरस इतना तकड़ा है कि ये भी धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है और एक दिन पूरी दुनिया को चपेट में ले लेगा। ऐसा अनुमान इससे भी है। जब भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व को चेताता है कि ये खतरनाक हैं, इनसे आप तत्काल मुकाबले के लिए एकजुट होइए। इस्लामिक देश भी इसमें मिले, इसमें पूरे रूस भी मिले, अमेरिका भी मिले, चीन भी मिले। लेकिन हमने देखने में यह आया है कि चीन अपने आप में उइगर मुसलमानों को तो कोई आज़ादी नहीं देता, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है, उनको जेल में डाल देता है, निर्दोष लोगों को सता रहा है। लेकिन वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, जिसमें हमने देखा कि तालिबानी हो चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चीन उनको पीछे से सपोर्ट करता है क्योंकि उसको लगता है कि भारत को कमजोर करने के लिए ये आतंकवादी एक उसका सहारा हो सकते हैं। और इसी तरह अमेरिका को हमने देखा कि उसने तालिबानियों से लड़ाई लड़ने के लिए वहां गया, लेकिन उसको लगा कि ये जो है अब हमारा यहाँ रोल खत्म है, हमारा देश तो सुरक्षित है, तो हमारा क्या बिगड़ेगा। अब जिस अमेरिका को सत्ता हस्तांतरित करने जैसा लग रहा था और वो तालिबानियों को वहां सत्ता सौंप कर अफगानिस्तान में और जाने का निर्णय कर चुके,
सारे दुनिया में इस बात को देखा गया कि जो अमेरिका ये अभी तक ये कह रहा था कि हम अफगानिस्तान में आतंकवादियों से उस देश की रक्षा करेंगे, अचानक से वहां से भाग खड़ा करने का निर्णय जो बाइडेन ने किया, इसकी पूरी निंदा हुई, अमेरिका में भी निंदा हुई कि ये अचानक से फैसला ऐसा कैसे हो सकता है। आपके हजारों सैनिक, आपके हजारों नागरिक जिस देश में हैं, आप उनको मरने के लिए कैसे छोड़ के आ सकते हो। इस पर जो बाइडेन बड़ी हैंकड़ी में कह रहे थे कि हमारी बात हो गई है तालिबानियों से और हमारा सैनिक या हमारे नागरिक जब तक वहां हैं तब तक उनको सेफ सुरक्षित आने दिया जाएगा, और यदि इन्होंने कुछ किया तो इसके बड़े परिणाम होंगे। क्या अब जो बाइडेन आईएसआईएस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या आईएसआईएस की लड़ाई लड़ने के लिए अब जो बाइडेन अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेजेंगे? ये बड़ा सवाल है, और ये बड़ा मुद्दा इसलिए है कि जो बाइडेन जब से सत्ता में काबिज हुए हैं, राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उसके बाद से उन्होंने अपना जो सॉफ्ट रुख अपनाया है, उसके कारण आतंकी और आतंकवादी घटनाएं दुनिया में बढ़ी हैं, क्योंकि उनको लगा कि एक वामपंथी विचारधारा का राष्ट्रपति अमेरिका में आया है, चीन से तालमेल कर रहा है, दोनों मिल गए हैं, चीन जो चाहता है वही अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, दोनों मिलकर अपने हितों को देख रहे हैं, अपना उद्योग धंधा, अपना देश सुरक्षित, अपना व्यापार बढ़े, किस तरह से तालमेल रखें, दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन भारत का आप देखिए रोल किस तरह का है, और भारत की कूटनीति देखिए, मोदी जी की दूरदर्शिता देखिए, मोदी जी की कूटनीति देखिए कि आज की डेट में भारत, जिसको ना अमेरिका कुछ समझ रहा था, ना रूस कुछ समझ रहा था, ना चीन कुछ समझ रहा था, आज की डेट में अपने आप की सुरक्षा करने में सक्षम है, मजबूती से खड़ा है, और देश के दुश्मनों के साथ साथ वो, चाहे वो चीन हो, अब चाहे वो आईएसआईएस हो, कोई भी आतंकी संगठन हो, सबका एक साथ मुकाबला कर रहा है। ये आज का बदलता हुआ भारत है। इस सब के बीच आप देखेंगे कि भारत की कूटनीति और भारत की विदेश नीति, जिसकी चर्चा केंद्रीय मीटिंग में भी हुई, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वदलीय मीटिंग उस विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बुलाई, उसमें पूरा ब्यौरा रखा गया, बाकायदा पूरा प्रोजेक्टर के जरिए एक जो पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई विपक्ष और देश के नेताओं के सामने, उसमें बताया कि किस तरह से भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित अपने देश में लाने के लिए किस तरह से ऑपरेशन किया, किस तरह से बातचीत की, किन किन राजनयिकों से और किन देशों से मदद ली गई। इसकी सराहना हमारे देश के उस विपक्ष ने भी सराहना की, जो विपक्ष मोदी सरकार को आए दिन घेरता है और झूठ बोल बोल कर देश को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन विदेश नीति, मोदी सरकार की कूटनीति, इसकी जो लोहा है, देश के विपक्ष ने भी माना है। हमारे देश के नागरिक, इतना ही नहीं, हमारे देश के जो मूल नागरिक थे, वो हमारे सारे अधिकारी, सुरक्षा अधिकारियों के अलावा भारत सरकार उन लोगों को भी लेकर आई है जो अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक थे, यानी सिख समुदाय, जिनके पास भारत की कोई नागरिकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां जो मूल धरोहर है, इनको भी सुरक्षित स्थान पे ले जाना जरूरी है, क्योंकि अब यहां आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। क्योंकि उन्होंने तो, तालिबानियों ने घोषणा कर दी थी कि अब अफगानिस्तान में केवल शरिया का कानून लागू रहेगा। तो शरिया के कानून में यह लागू है कि कोई और धर्म की बात वहां कोई कर नहीं सकता, किसी और धर्म को ना वो सम्मान करेंगे, और दूसरे धर्म के व्यक्ति का कत्ल करना, शरिया में कहा है कि उनको उससे पुण्य मिलता है, लाभ मिलेगा। तो इसी बात को देखते हुए वहां के सिख समुदाय ने समझ लिया था कि अब अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, जिसके कारण उनका वहां रहना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और ऐसे में गुरु ग्रंथ साहब की सुरक्षा के लिए उनको केवल भारत देश दिखाई दिया, जहां सिख समुदाय 2 से 3% बेशक है, लेकिन वहां की सरकार में भी उनको भरोसा था कि वो सरकार उनके लिए पेन लेगी। और हुआ भी ऐसे ही। मोदी जी को जब इस बात का पता चला तो मोदी जी ने विशेष विमान भेजकर सिख समुदाय की वो व्यवस्था की, 3 प्रतियां यहां पर आई और सुरक्षित आई, सम्मान के साथ आई। ये बहुत बड़ा कदम उठाया। अब मोदी सरकार की इस कूटनीति
और विदेश नीति को देखते हुए जिस विपक्ष ने लोगों को बरगलाकर देश के मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए झूठ बोलकर लोगों को सड़कों पे उतारा था कि सीए देश के मुसलमानों के लिए नुकसानदायक है, ये लागू होगा तो देश के मुसलमान विदेश भेज दिए जाएंगे, बाहर भेज दिए जाएंगे, नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आज वही विपक्ष, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई विपक्ष हो, अब मौन है इस हमले को लेकर। और अब अकाली दल की जो हरसिमरत कौर जो केंद्रीय मंत्री रही और यू टर्न उन्होंने लिया था सीए के मुद्दे पर, अब उन तक का बयान यह आया है कि मोदी सरकार सीए देश में लागू रखे और इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 के बजाय अब वो कह रही हैं कि 31 अगस्त 2021 इसकी डेडलाइन बढ़ाई जाए। यानी देश का विपक्ष भी अब ये मान चुका है कि मोदी जी ने जो निर्णय लिया था वो देश हित में था, दुनिया के हित में था और दुनिया में रह रहे अल्पसंख्यकों के हित में था, जो कि सिख, जैन, बौद्ध धर्म के लोग हैं, दलित हैं, उनके हित में था। क्योंकि दलितों के साथ जो पाकिस्तान में अत्याचार होते हैं, वहां लड़कियों को घर से जबरन उठा लिया जाता है, उनका जबरदस्ती निकाह यानी बलात्कार किया जाता है और वहां पाकिस्तान में कोई उन दलितों की सुनने वाला नहीं है। इस तरह के अत्याचार देखते हुए ही मोदी सरकार ने सीए लागू करने का फैसला किया था। अब देश का विपक्ष 2014 डेडलाइन को मानने को तैयार नहीं था, जो आज वो खुद कह रहा है कि मोदी सरकार इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 करे। निश्चित रूप से जो लोग अब किसी भी जरिए से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में शरण लिए हुए हैं, शरणार्थी हैं, निश्चित रूप से अगर अब विपक्ष भी मोदी जी की हां में हां मिलाता है और सीए का लाभ दुनिया को और देशवासियों को बताता है, बेशक ये विपक्ष के लिए यू टर्न है, लेकिन भारत के लोगों के लिए एक शांति की बात है और सरकार के लिए भी ये एक अच्छी बात है कि कम से कम देर ही सही दुरुस्त तो आए। इस विपक्ष को पता तो चला कि मोदी जी की विपक्ष नीति, विदेश नीति और मोदी जी की कूटनीति का कोई सानी नहीं है। आज की डेट में आईएसआईएस खुरासान का जो हमला है, उससे अब पूरी दुनिया में एक चिंता की बात हुई है कि ये एक जो आतंकवाद है ये इतना खतरनाक भी हो सकता है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं आपको बताएं कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए निश्चित रूप से ये एक ऐसी घड़ी है कि उनको सत्ता भी छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें अमेरिका के मरीन कमांडो मारे गए हैं, जो बहुत गंभीर बात है। देखते हैं पूरी दुनिया अब मोदी जी की बात मानकर आतंकवाद के खात्मे के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट आती है कि नहीं। वंदे मातरम।